नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का मुद्दा है 2024 टारगेट मोदी। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में सोशल मीडिया पर भी वॉर छिड़ी हुई है। लगातार एक दूसरे पर कार्टून या वीडियो के माध्यम से हमले किए जा रहे हैं। ताजा वीडियो कांग्रेस ने पीएम मोदी पर जारी किया है, जिससे उनकी मनमर्जी को लेकर तंज कसा गया है। देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेहरे को सामने रखकर ही चुनाव मैदान में है। घोषणा पत्र का नाम भी मोदी की गारंटी रखा गया है। खासकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे और उनके कार्यों के आधार पर ही चुनाव लड़ रही है। इसलिए कांग्रेस कहीं न कहीं पीएम मोदी के चेहरे को डैमेज करने की कोशिश में लगी हुई है। हाल ही में जिस तरह से पीएम मोदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का चाहे मोदी जी की सिर फोड़ने वाली नेता चाहिए वाला बयान हो, या बस्तर के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री कवासी लखमा का कवासी लखमा जीतेगा मोदी जी मरेगा वाला बयान हो, इससे लगता है कि कांग्रेस का मुख्य टारगेट पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे और छवि को डैमेज करते हुए उनकी नाकामियों को उजागर कराना है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मोदी की नाकामियां छुपाने के लिए मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे काले धन वापस लाने की बात हो, लोगों के खाते में 15-15 लाख आने की बात हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, सब जुमला साबित हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी मनमर्जी कर रहे हैं। विपक्ष पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और भाजपा में शामिल होने वालों पर कार्रवाई ही खत्म कर दी जा रही है। वे अपनी मर्जी से देश चला रहे हैं, वहीं भाजपा इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, मोदी की मर्जी नहीं, सबका साथ सबका विकास नारा है। क्षण भी ऐसा हो रहा हो तो मोदी जी की योजनाओं में कहीं ऐसा हो तो बताएं, उनकी भाषा में कहीं ऐसी बात हो तो बताएं। वो खुद थोपते रहे हैं आज तक अपनी सोच को सारे समाज पर, और आज जब मोदी जी की सरकार है तो बहुत स्पष्टता, जो योजनाएं हैं वो सबके लिए हैं, जो लाभ के विषय हैं वो सबके लिए हैं। उनका कौन सा ऐसा विषय है जो उन्होंने थोप दिया है? कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी पर जारी किए गए कार्टून को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी जी की मर्जी कहां चलती है। जो संकल्प पत्र बनाया है उसके लिए पूरे देश भर से सबका सुझाव मंगाए गए, इसमें तो पूरे देश की मर्जी चली है। कांग्रेस का कहना है कि वास्तव में जनता की ही मर्जी चलती है। जनता की मर्जी से ही जनप्रतिनिधि की मर्जी चलती है। 10 साल तक मोदी की मर्जी चलने के लिए जनता ने जनादेश दिया था। अभी जनता ने जनादेश मोदी के खिलाफ देने का मन बना लिया है। वास्तव में जनता की ही मर्जी चलती है, जनता की मर्जी से ही जनप्रतिनिधि की मर्जी चलती है। तो अभी तक 10 साल तक मोदी जी की मर्जी चलाने के लिए जनता ने जनादेश दिया था, लेकिन अब जनता ने जनादेश मोदी जी के खिलाफ देने का निर्णय लिया है, तो स्वाभाविक है कि जो जिसके पक्ष में जनादेश आएगा उसकी मर्जी चलेगी। उसकी मर्जी मतलब कि जनता की मर्जी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी को पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है। वहीं कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी की नाकामियों का विपक्ष को फायदा मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता मोदी जी के चेहरे पर मोहर लगाती है या मोदी जी को नकारती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट देखिए आपने, और आगे इसी पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं और वहीं वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी हैं। आप तीनों का चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन भंसाली जी के पास चलेंगे। नितिन भंसाली जी, कांग्रेस ने पीएम को लेकर एक कार्टून जारी किया है और वो कह रहे हैं कि मोदी जी की मर्जी चलती है, लेकिन जो सीएम विष्णुदेव साय हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी की मर्जी कहां चलती है। जो संकल्प पत्र बनाया है उसके लिए पूरे देश से सुझाव मांगे गए हैं, तो इसमें तो पूरे देश की मर्जी चली है। बताइए किसकी मर्जी चली है इन 10 सालों में देश में? अगर जनता की मर्जी चली होती तो नोटबंदी नहीं होती। जनता की मर्जी चली होती तो लॉकडाउन, अघोषित लॉकडाउन नहीं लगता। जनता की मर्जी चली होती तो जीएसटी नहीं लगती। ये तो स्वयं इनके नेताओं की कहीं मर्जी नहीं चल रही। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी असहाय है। यहाँ पर नाम तो उनका विष्णुदेव साय है, पर वो असहाय है छत्तीसगढ़ में। सब जानते हैं कि भंसाली जी, कंट्रोल जो है वो किसके पास है। आपने कहा अगर जनता की मर्जी जी तो लॉकडाउन नहीं लगाते तो लोगों को मरने देते। लॉकडाउन को जरूरी नहीं समझते हैं आप? लगाने का भी तरीका था। किसको बचा लिया मुझे बताइए, किसको बचा लिया? केसेस तो कम हुए ना। इस तरीके से जो लॉकडाउन लगा उसमें भगदड़ मची, और किस प्रकार जो थे निर्दोष लोग और मजदूरों को, गरीबों को जिस स्थान में थे उस स्थान में रुका गया। वो तो ऐसे मार्मिक दृश्य थे कविता जी कि सड़कों पर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर वो मजदूर जब घर पहुंचे थे, कईयों की रास्ते में मृत्यु हो गई, कईयों की गाड़ी के अकस्मात में मृत्यु हुई। लेकिन भंसाली जी, पीएम नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा कार्टून बनाया है। पीएम नरेंद्र मोदी 2 बार के प्रधानमंत्री है, तो जनता की मर्जी तो है, तभी तो 2 बार के प्रधानमंत्री हैं। और बीजेपी इस बार
देखिए कविता, मैं बता रहा हूँ, जनता ने जनादेश दिया। ये लोकतंत्र है भारत का, बड़ा खूबसूरत लोकतंत्र है। जनता ने जनादेश दिया, जनता ने मनमानी करने के लिए जनादेश नहीं दिया। दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ, ब्रेड पर जीएसटी लगाने के लिए जनादेश नहीं दिया। नोटबंदी करने के लिए जनादेश नहीं दिया। मनमर्जी करने के लिए जनादेश नहीं दिया। मुझे कोई 10 भंसाली जी, नोटबंदी के बाद में तो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने ना। गरीबों के लिए, आम जनता के लिए कोई काम किया हो तो नोटबंदी पे पूछ लिए, मुझे ऐसा आवाज आया। नोटबंदी जिस वजह से की गई थी, क्या वो वजह, वो कारण जो थे वो उस पे काम हुआ नहीं हुआ? उन्होंने कहा था नोटबंदी से जो है वो नक्सलवाद और आतंकवाद खत्म होगा। कहाँ खत्म होगा भाई? 500 की 1000 की नोट बंद करके 2000 की नोट चालू कर दी, और ज्यादा आसानी हो गई लोगों को बड़े कैश लेके आने जाने में। तो इनकी जो है गाना बहुत अच्छा है, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा, हमारी सोशल मीडिया की टीम को बधाई दूंगा। बहुत अच्छा वीडियो बना है, काफी फेमस गाना है, मेरी मर्जी। तो ये मेरी मर्जी जो है, इसमें बिल्कुल इंगित किया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, ये उनकी मर्जी के सामने किसी की नहीं चली। निशिकांत जी, पीएम नरेंद्र मोदी जो है मनमर्जी कर रहे हैं, कांग्रेस ने कार्टून बनाया है। कविता जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो आपने स्टेटमेंट दिया, पहले शुरू किया कि जिस प्रकार से अमर्यादित और निम्न स्तर की भाषा कांग्रेस पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ दे रही है, उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि दे, और इनके सारे सर्वोच्च नेताओं के लिए दीर्घायु उम्र की कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहे सदैव। ये अंतर है हमारे और कांग्रेस पार्टी। अभी आपने हमारे मित्र कह रहे थे कि मेरी मर्जी। अब देखिए, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री जैसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक अदना सा सांसद उठे और पूरे कैबिनेट का बनाया हुआ अध्यादेश को फाड़ के बोले दिस इज नॉनसेंस। ऐसा औकात किसी का नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री जैसा काम करना चाहिए। अभी ये कह रहे थे नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए और आम चुनाव भी हुए। कहां थी कांग्रेस पार्टी? पूरा सफाया, दिल्ली से सफाया, उत्तर प्रदेश से सफाया। देखिए, निर्णय लेने होते हैं, और इस निर्णय में जब आपको जो आशीर्वाद, जन आशीर्वाद मिलता है, उसके पीछे कारण क्या है कि जो जनहितैषी कार्य आप लगातार अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास करते हैं, जिसमें आप शुद्ध पेयजल से लेके आवास से लेके ये सारी योजनाएं जो हैं अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। जो हम स्वास्थ्य का लाभ दे रहे हैं, उसमें आप देखिए कि जो गरीब परिवार जब कभी बीमार पड़ता था तो उसको लोन लेने पड़ते थे, घर गिरवी रखना पड़ता था, गहना गिरवी रखना पड़ता था। लेकिन आज आयुष्मान भव के कहने पे आज प्रदेश में या देश में सभी जगह ऐसी स्थिति नहीं है। गांव गरीब का किसान, मजदूर, जो भी व्यक्ति है वो अपने परिवार का इलाज करा सकता है। लेकिन जो मुख्य विषय आते हैं कि जो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कार्टून बनाया। देखिए, कार्टून से कार्टून की उम्मीद की जा सकती है। आप ऐसे ही चलिए, देश की जनता और प्रदेश की जनता देख रही है कि स्टोव पे कोयला रखने वाले व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करोगे? आप तो ये उम्मीद कर सकते हो ना कि कार्टून ही बनाएगा। लेकिन किसी भी विकास के मुद्दे पे अगर आप बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो कविता जी, क्या देश में कहीं पे भी कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन के द्वारा एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम किया गया? बोलने में तकलीफ है क्या? इंडिया नहीं है, इंडी गठबंधन है, अलायंस बोल रहा हूं मैं। इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस है वो। इंडिया कैसे बोल दो उसको? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले से इंडिया बोल दो उनको। ठीक है पृथ्वीराज जी, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मर्जी क्या वाकई देश पर हावी है? कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, क्या वाकई मोदी जी की मर्जी चल रही है? जी, इसमें जिस तरह से भाजपा ने केंद्र में रखकर मोदी जी का चेहरा सामने रखकर, कैंडिडेट कोई भी हो लेकिन मोदी जी के नाम पर मोदी की गारंटी इस तरह से इस्तेमाल किए जो शब्दावली, उसके कारण उन्होंने मोदी जी को ही सबसे हाइप दी। मतलब एक तरह से कैडर बेस्ड पार्टी होने के बाद भी जो भाजपा है उसका स्वरूप इन 10 सालों में बदल चुका है काफी कुछ। अब वो एक तरह से जैसे कांग्रेस एक जमाने में इंदिरा इज इंडिया, इस तरह का नारा जो कांग्रेस में हुआ करता था, उसी तर्ज पर भाजपा उसी लाइन पे आ गई है। और भाजपा मोदी जी के अलावा और कोई बड़ा नेता भाजपा में नहीं है, इस तरह की धारणा को फलीभूत करती हुई नजर आ रही है। इसलिए कांग्रेस ने ये टारगेट सोचा होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीधा सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का है। इसलिए यहाँ पर वो सीधे सीधे जो मोदी जी के चेहरे को लेकर भाजपा लड़ रही, इन्होंने मोदी जी को ही टारगेट किया है। और वैसे भी पिछले दिनों जो
सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हुए जिसमें वो चुनावी चंदे को, उद्योगपतियों के, कॉर्पोरेट के चंदे को और उसका रिलेशनशिप, उनको मिलने वाले ठेके और उन सारी चीजों की मोदी जी के साथ जिस तरह से निर्णय के आधार पर केस वापस लिए गए, जिस तरह से अलग अलग भ्रष्टाचार के आरोप लगने जिन पे लगाया जा रहा था, अजीत हो चाहे महाराष्ट्र के, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो, मुख्यमंत्री बन गए जो असम में भाजपा में आकर के, और उनके केसेस वापस हो गए। तो वो केसेस किसी अदालत के कहने पे तो वापस नहीं हुए, सीबीआई या ईडी ने जिस तरह से केस उनके वापस हुए, उस सब से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक सर्वशक्तिमान ताकत है भाजपा की जिसके कहने पे कार्रवाई होती है और जिसके कहने पे कार्रवाई रुक जाती है। इसलिए कांग्रेस ने ये लगाया है इस तरह से ब्लेम, और वो कांग्रेस का अपना विरोधी दल होने के नाते एक तरह से जरूरी भी है कि उनको कोई ना कोई मुद्दे उठा करके इस तरह से सामने जो प्रतिरोधी दल है, जो सत्ता पे दल है, उसके ऊपर आक्रमण करना ही है, उनका काम ही है। सवाल ये कि जनता के सामने क्या विकल्प है। जनता मुद्दे देख रही है। 2014 में जिन सपनों के साथ भाजपा को सरकार सौंपी गई थी, वो सपने पूरे हुए क्या? स्मार्ट सिटी को लेकर के जो सपने दिखाए गए थे, नए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो सपने दिखाए गए थे, वो क्यों अभी 2047 तक का नारा दिया जा रहा है? जनता ये जानना चाहेगी कि इन 10 सालों में हमारे लिए हुआ क्या, और उन कामों को लेकर के, उन कामों को गिनाते हुए जनता के हित के फैसले जो लिए गए हैं मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 सालों में, भाजपा को उसको हाईलाइट करना चाहिए, तब ये इस तरह से कांग्रेस का मुकाबला वो कर पाएगी। नितिन भंसाली जी कुछ कह रहे थे आप? मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और भक्तों की हालत एक फिल्म के जैसी लगती है। कविता, आपने बाहुबली देखी होगी, जिसमें कटप्पा को मालूम था कि राजा गलत है, मगर उसने वचन दिया था गुलामी का, तो उससे कैसे मुकरता, तो उसने गुलामी की। तो इसी प्रकार इनके नेताओं को भी ये पता है कि गलत हो रहा है। कई भाजपा के नेताओं के मेरे साथ बहुत अच्छे संबंध है, व्यापारिक जगहों पे मेरा काफी उठना बैठना। नोटबंदी की जो ये बात कर रहे थे, उसमें खुद इनके लोग ही विरोध में थे, जीएसटी में इनके लोग ही विरोध में है, और लॉकडाउन में इनके लोग ही विरोध में थे। तो ये क्या है, इन्होंने, मैंने जैसा कि कहा कि कटप्पा जैसी स्थिति है, विरोध नहीं कर सकते, गुलामी का वचन दिया है, तो ये अपने वचन से बंधे हुए हैं। पर अंदर ही अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी में उनकी लीडरशिप को लेकर बहुत बड़ा विरोध सामने आ रहा है। मैंने कहा 10 साल में 10 काम मुझे गिना दीजिए जो आम जनता के लिए हुए, हमारी योजनाओं को छोड़कर, क्योंकि हमारी कुछ योजनाओं का नाम बदला है इन्होंने। कहते हैं ना कि कुछ बेईमान ऐसे होते हैं जो दूसरों के मकान पे अपना नाम लिखते हैं। तो कुछ ऐसी हमारी बहुत अच्छी योजनाएं थी, जैसे खाद्य सुरक्षा का कानून कांग्रेस ने दिया, सूचना का अधिकार का कानून कांग्रेस ने दिया, शिक्षा के अधिकार का कानून कांग्रेस ने दिया, स्वास्थ्य का अधिकार कांग्रेस ने दिया। तो इन सब चीजों को लेकर कांग्रेस ने जो काम किए, ये उस पर पट्टियां अपनी लगाकर जो है वो कुछ कामों को इन्होंने, बहुत ही कुछ कामों को आगे बढ़ाया। नया कुछ भी नहीं किया, नया इन्होंने 10 काम आम जनता के लिए क्या किया है, ठीक है, 10 सालों में। निशिकांत पांडे जी, तो मैं उसका जवाब जी, नितिन माफ कीजिए, निशिकांत पांडे जी, नितिन भंसाली जी जो है बाहुबली फिल्म का उदाहरण दे रहे हैं, उनका कहना है कि गुलामी का वचन निभा रहे हैं आप लोग, सब पता है आप लोग को, लेकिन गुलामी का वचन निभा रहे हैं। बहुत अच्छा बात कहा। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनसेसी। अभी देखिए यहाँ टीएस सिंहदेव, भूपेश दा, वहाँ सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ये देख रहे हैं, उनको दिखता है तो उनको लगता है सभी जगह ऐसा ही है। कटप्पा ने कई योग्य लोगों को काटा है और काट के आयोग को वहां बैठाया है जो स्टोव पे चूल्हा रख रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी कही मेरे भाई ने, कुछ बेईमान होते हैं, ऐसे होते हैं जो दूसरा का मकान अपना बनाते हैं। नेशनल हेराल्ड 5000 करोड़ का मामला है, राहुल गांधी उसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, सोनिया गांधी बड़े स्टेक होल्डर है। तो ये बातें देखिए, इनको मालूम है सब चीज। कांग्रेस पार्टी के दुर्गति का कारण इनको मालूम है कि देखिए, जो परिश्रम नहीं करता, जिसको जानकारी नहीं है, उसको सिर्फ परिवारवाद और डीएनए के कारण आगे बढ़ाने की एक कोशिश जो है ना, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी टूट के ऐसी बिखरी हुई है कि क्या कहें। देखिए, जो 1962 में और 63 में 72 में जो इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाओ का नारा दे रही थी, उसके बाद राजीव जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया, फिर सोनिया जी, मनमोहन जी, अब राहुल जी, अब रेहान वाडेरा भी आएंगे गरीबी हटाने का नारा देने के लिए। तो आपको पहले इस बात पे शर्म करना पड़ेगा कि 50 साल जिसकी सरकार रही, 60 साल जिसकी सरकार रही, वो देश में बोलता है गरीबी हटाने के लिए हम 1-1 लाख रुपए सालाना देंगे, खट 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 गरीबी हट जाएगी। तो दादा, पहले अपने दादा परदादा को तो पूछो कि कैसे आपने गरीबी नहीं हटाई। 1 रुपया साल में किए गया है, बता रहा हूँ, बस 50 साल
में क्या किया, 50 साल में क्या किया। भंसाली जी सुन लीजिए, भंसाली जी, भंसाली जी सुन लीजिए, भंसाली जी सुन लीजिए, पोलियो का टीका बनाया, भंसाली जी सुन लीजिए, सब टेढ़े मेढ़े चलते रहते। भंसाली जी सुन लीजिए, बताइए, मतलब पोलियो का टीका नहीं लगाए होते तो सब टेढ़े मेढ़े चलते रहते, बताइए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ निशिकांत जी ये भी नहीं बोल सकते हैं, ये बात सही कि पोलियो को टीका नहीं लगता तो टेढ़े मेढ़े चलते, ये भी बात सही है। अरे ऐसा ही कहेंगे कि आप नहीं होते तो कोई दूसरा होता, कोई तो करता। तो मतलब आप नहीं होते, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, जो चीज हुआ उसको तो स्वीकारना पड़ेगा ना। पाकिस्तान बांग्लादेश भी बनाया आपने, ठीक है, पिछले जी के पास चलेंगे। पाकिस्तान, इंदिरा गांधी जी ने अलग देश भंसाली जी रुक जाइए, भंसाली जी आपकी बारी नहीं है, भंसाली जी रुक जाइए। ये भी तो लो, सिर्फ बनाया बताते हो, ये भी तो बोलो कि लाखों लोगों को बेघर किया, कत्लेआम किया, लेकिन दोनों को एक साथ अलाउड नहीं है। भंसाली जी रुक जाइए, भंसाली जी रुक जाइए, भंसाली जी अलाउड नहीं है आप, भंसाली जी रुक जाइए आप, भंसाली जी आप रुक जाइए, मैंने पूछा भंसाली जी आप रुक जाइए, बोले 5 किलो 80 भंसाली जी, नितिन भंसाली जी, 80 करोड़ हो गए। नितिन भंसाली जी आप रुक जाइए ये प्लीज, तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। नितिन भंसाली जी प्लीज, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। निशिकांत जी, इन्होंने बोला कि योजनाएं बताइए आप, या इन्होंने बोला योजनाएं आप इन्हें सवाल पूछा फिर आप ही देखिए, उसमें जबरदस्ती घुस रहे हैं। जी निशिकांत जी बोलिए। प्रदेशों में जब एम्स बनाने का काम, जब नेहरू जी ने 6 दशक में कांग्रेस पार्टी ने एक बनाया, 6 अटल जी ने बनाया, एक मनमोहन जी ने बनाया, बाकी अभी 23 एम्स अगर काम कर रहे हैं तो किसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं? ये संकल्प किसने लिया? अगर महिलाओं को सम्मान देने के लिए घर घर 11 करोड़ शौचालय बनाने पड़े 21वीं सदी में, वो भी कविता जी, तो ये काम आपने क्यों नहीं किया? पीएम आवास की बात कर रहे हैं, 4 करोड़ दे दिए, 3 करोड़ और देना है। जो लखपति दीदी हम बनाने का संकल्प लिए हुए 1 करोड़ बना दिए, 3 को और बनाना है। ऐसे कई योजना है, चाहे रेलवे हो, हाईवे हो, एयरवे हो, सब का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। और रही बात जी पीसी दत्त जी, क्या कांग्रेस जो है पीएम मोदी के चेहरे को डैमेज करने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है? जी, जैसा कि जी निश्चित रूप से भाजपा ने जिन मुद्दों को लेकर के अपनी रणनीति तय की है लोकसभा चुनाव की अभी, तो उसमें उन्होंने सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी का रखा है, और मोदी जी के नेतृत्व में ही वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट को मत देखिए, मोदी जी की सरकार बन रही है, उस तरह से वोट दीजिए, उनका ये नारा है। तो उस लिहाज से कांग्रेस के लिए भी ये जरूरी है कि वो जो मुख्य चेहरा है उसके बारे में चीजों को जनता के सामने रखे, वो सच्चाइयां उस तरह से सामने रख के कांग्रेस अपना काम कर रही है कि वो किस तरह से मोदी जी के बहाने पूरी भाजपा पर हमला कर सके, ये चीज तो स्पष्ट है। अब ये मोदी जी के बयान ही होते हैं जिसको लेकर के अलग अलग बयानों को लेकर के कांग्रेस में इस तरह से कार्टून बनाने की या मीम्स बनाने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। राजनीति में ये स्वाभाविक है, राहुल गांधी को लेकर के भी, प्रियंका गांधी को लेकर के भी भाजपा आक्रामक रहती है राजनीति में ये चीजें, और खासतौर पर चुनावी सीजन में ये चीजें तो सरगर्म होती ही हैं। अब ये देखना है कि कुल मिलाकर के जो दावे हैं कि हमने जनता के लिए ये किया, जनता के लिए वो किया, वो जनता खुद देख रही है उसके लिए क्या किसने किया, और जनता इन चीजों को गहराई से ऑब्जर्व करती है। आजकल केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया भी है, और इंटरनेट के माध्यम से लोग गांव-गांव तक जुड़े हुए हैं, और लोगों को पता है कि कौन क्या कर रहा है, और अलग अलग समय में अलग अलग बयानों का क्या फायदा किस तरह से सत्तारूढ़ दल को मिलता रहा है। ये चीज पिछले 5 साल के भूपेश बघेल की सरकार में भी जनता ने देखा है, और अभी डबल इंजन की सरकार में भी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। तो मुझे लगता है चुनावी नतीजों पे इसका सबका असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में 19 तारीख को चुनाव का पहला चरण है, बस्तर विधानसभा की सीट से शुरुआत हो रही है, तो उसमें काफी कुछ पता चल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि क्या हवा का रुख है और किस तरह से। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी तक के चुनाव को लेकर के जनता के बीच में बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है, और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में चूंकि नामांकन का दौर भी हो चुका है, तो अब धीरे धीरे राजनीतिक गर्मी और बढ़ेगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। बंसाली जी, जो सवाल आपने पूछे उन्होंने निशिकांत पांडे जी ने जवाब दिया, उसका नहीं दिया जवाब। मैंने पूछा था 10 काम गिना तो 1 काम नहीं गिना था, जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, बड़ी हास्यास्पद बात है, मोदी जी 2024 में 2047 के रोड मैप की बात कर रहे हैं। भाई अमृत में लिखा के ला रहे, मुझे तो ऐसा लगता है सब। मतलब इतना कॉन्फिडेंस हो वहां तक, ठीक है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। कितनी स्मार्ट सिटी बनी, कितनी बुलेट ट्रेन चली, ये सब जवाब दे रही है। इन्होंने बातें की थी, क्या कहा था? 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा बोला था, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा बोला था। एक इनकी बड़ी इनकी देवी है
स्मृति ईरानी में देवी कहता हूं भाई उन्हें, वो तो तुरंत 100 रुपए 50 रुपए सिलेंडर में बढ़ जाता था तो टंकी सिर पे लेके गैस के सिलेंडर को सर पे लेके संसद के बाहर प्रदर्शन करती थी। नितिन भंसाली जी, रामदास सिंह प्याज की माला पहन लेते थे और कहते थे महंगाई डायल खाते जाते हैं। वो महंगाई इनके शासनकाल में डायन थी, हमारे शासनकाल में डायन थी, इनके शासनकाल में अब सरल हो गई है। नितिन भंसाली जी, आप लोग भी प्याज की माला पहनिए, है सिलेंडर लेकर बैठिए, आप लोग विपक्ष की भूमिका निभाइए, जनता को बताइए। कविता सड़क से सदन तक लड़ी रहे तो आ गए समझ, जनता क्यों नहीं समझ रही है? जनता शासन को समाप्त करेगी। नितिन भंसाली जी, जनता कांग्रेस की लड़ाई को क्यों नहीं समझ पा रही है? चल जाएगा 4 जून को विधानसभा में तो आपने देखा समझेगी। ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर हो रहा है। चुनाव में हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू है, ये बात मान के चलिएगा। ये भी 15 साल शासन में रहने के बाद 15 सीटों में सिमटे थे, इनको भी ये ध्यान। सवाल यही ना नितिन भंसाली जी, आप लोग की लड़ाई को जनता कब समझेगी? चुनाव हो रहे हैं नितिन भंसाली जी, कांग्रेस की लड़ाई को और जो कांग्रेस के आरोप है जनता कब समझेगी? जनता समझ रही है और जनता के समझ से जब स्मृति ईरानी जी, जब स्मृति नितिन भंसाली जी, जब स्मृति ईरानी रोड पर बैठी प्याज की माला पहनकर और सिलेंडर लेकर जनता समझी, तब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने। तो अब जनता समझ रही है ना कि वही स्मृति ईरानी जो सर पे सिलेंडर लेके खड़ी हो जाती थी, 50 रुपया गैस सिलेंडर के भाव बढ़ते थे, तो आज कहाँ है? चुप है। कहीं पे किसी महिला के साथ, हमारी बहन के साथ कोई घटना घट जाती थी तो स्मृति ईरानी तुरंत उसके विरोध में सड़कों पर उतरती थी। आज निशिकांत जी, आपके वो टैनी कई आरोपी ऐसे हमेशा से जो विपक्ष आरोप लगाते कि स्मृति ईरानी अब कहाँ है, जब सिलेंडर के भाव इतने बढ़ गए हैं, प्याज टमाटर के दाम इतने ये बढ़ गए हैं, प्याज की माला कहाँ है? अब सिलेंडर कहाँ है? देखिए कविता जी, इन्होंने कहा महंगाई बढ़ गई है, तो आपको उसका पैरामीटर या आकलन कैसे करना होगा, मूल्यांकन? 2004 से 14 के बीच की स्थिति को देखें तो डबल डिजिट में महंगाई दर चल रही थी। अभी 2024 मतलब 14 से 24 के बीच का देखिए तो एवरेज अगर आप निकालेंगे, आज तो 5 से भी कम है, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो 5.2 5.3 आएगा। तो ऐसी स्थिति में अभी इन्होंने कहा कि सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ी है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने तो नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, इसीलिए आपने सवाल पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। प्लीज नितिन जी, आप काफी वरिष्ठ हैं, प्लीज आप काफी वरिष्ठ हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर महंगाई है, अगर बेरोजगारी है, वही तो बात मैं पूछ रहा था कि देखिए अगर बेरोजगारी की बात कांग्रेस पार्टी अगर प्रदेश में करती है तो सीएमआई का आंकड़ा जारी करके लगातार बोल रहे थे 5 साल कि हमारे प्रदेश में तो बेरोजगारी नहीं है। उसके बाद 250 करोड़ रुपया दे दिया। अब हमसे पूछे छत्तीसगढ़ बेरोजगार का क्या होगा, तो क्या ये इटली से माइग्रेट करके आप बेरोजगार लाए? जब बेरोजगार थे ही नहीं तो या तो प्रदेश की जनता से माफी मांगे हाथ जोड़ के कि हमने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए। दूसरा, देखिए जब भारत सशक्त हो रहा है उसके आगे और पीछे आपको देखना पड़ेगा कि कब कैसे और क्या काम किया जा रहा है। देखिए जब 11,11,111 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें रोजगार का भी सृजन होता है। ऐसा तो नहीं है बिना रोजगार का होगा। और विश्व में नंबर 1 पे हम इन्वेस्टमेंट करने वाले पहले भारत है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को आप देखिए कविता जी, दूसरे नंबर पर भारत पहुंच गया, इनको देखना ही नहीं है। तीसरे नंबर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरे विश्व में उत्पादन में हम हैं। रक्षा को क्या किया था हमने? अरे आपने कुछ नहीं किया, आपने दादी से भंसाली जी, लास्ट कमेंट पीसी दत्त जी प्लीज जल्दी से लास्ट कमेंट। जी कविता जी, असल में देखना यह होगा कि देश में लोगों का जीवन स्तर कितना बढ़ा, लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं कितनी बढ़ी, किसके कार्यकाल में लोगों को इसका फायदा ज्यादा हुआ, किसके कार्यकाल में जो जीडीपी के अलावा प्रति व्यक्ति आय देश में बढ़ी, और किसके काल में हम लोग वर्ल्ड लेवल पर एक आर्थिक ताकत के रूप में जाने जाते हैं। ये सब चीजें अगर बड़े पैमाने पे देखा जाए समग्र रूप से देश में, तो ये मायने रखती है। अभी भी हमारे यहाँ देश में जो है वो केवल $2,500 से का एवरेज हमारे यहाँ जो है प्रति व्यक्ति आय है, जबकि दूसरी ओर जो हमसे ऊपर के 4-5 जो देश हैं, जो जीडीपी के मामले में केवल हमसे ऊपर 4-5 देश हैं, और प्रति व्यक्ति आय में तो हमारा स्थान 141वां 142वां नंबर है विश्व के देशों में। ये यहाँ तक कि बांग्लादेश तक की प्रति व्यक्ति आय हमारे से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में विकास की दिशा और नीतियां क्या हों, इस पे फिर से विचार करने की जरूरत है। क्या वाकई जनता को लाभ पहुंचा पा रहे हैं हम लोग? क्या हमारी नीतियां वाकई में देश को सही विकास के रास्ते पे ले जा रही हैं? इस पर समग्रता से विचार करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जनहित की चीजें नजरअंदाज हो रही हैं। कहीं ना कहीं देश में आज भी क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से समाज अगर शांत रहेगा तो विकास बहुत तेजी से होगा, और अशांति रहेगी तो फिर विकास के बदले दूसरी चीजें होंगी। जनसंख्या
कि का जो हमारा वो है स्टेक है देश वर्ल्ड के लेवल पर, उस मुताबिक उसके मुताबिक हमारी विकास की दर अभी भी कम है और हमको बहुत नए तरीकों से आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे ये लगता है इस चुनाव से शायद देश की दिशा और दशा तय होगी। ठीक है, समय का अभाव है इसलिए यहीं पर डिबेट को रोकना होगा। नितिन भंसाली जी बहुत धन्यवाद, निशिकांत पांडे जी बहुत धन्यवाद और पीसीराज जी बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में लगातार कार्टून वॉर जो है वो जारी है, दोनों पार्टी एक दूसरे पर कार्टून वॉर कर रहे हैं। इसी को लेकर जो कांग्रेस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस बार कार्टून वॉर किया है। कांग्रेस का आरोप है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो मनमर्जी कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बात छत्तीसगढ़ की इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।